हेलो एवरीवन। जब भी हम अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, तब हमारे सामने सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि हम फाइनेंस कहाँ से कलेक्ट करेंगे। और ऐसे में हमारे सामने कुछ ही सॉल्यूशंस नज़र आते हैं, जैसे कि हम अपने किसी फ्रेंड से या रिश्तेदार से उधार ले लेंगे, या किसी को पार्टनर बना लेंगे, या फिर बैंक से लोन ले लेंगे। लेकिन एक बिजनेस के पास केवल यही सोर्सेज नहीं होते, उसके पास बहुत सारे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस होते हैं, जिससे कि वो अपनी फाइनेंशियल नीड्स को अलग अलग तरह से पूरा कर सकता है। और आज की वीडियो में हम इन्हीं सोर्सेज के बारे में डिटेल में बात करेंगे। आइए देखते हैं कि एक बिजनेस के पास कौन कौन से सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हो सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक बिजनेस के पास बहुत सारे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हैं, और ये सारे सोर्सेज उसको अलग अलग तरह की फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, अलग अलग तरह से उसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, या उसको अलग अलग तरह के रिस्क दे सकते हैं। और एक बिजनेस इनका एक कॉम्बिनेशन तैयार करके अपनी कॉस्ट ऑफ फाइनेंस को भी कंट्रोल कर सकता है और साथ ही रिस्क भी मिनिमाइज कर सकता है। आइए देखते हैं कि डिटेल में इन सोर्सेज के क्या फायदे हैं और ये सोर्स किस तरह से एक बिजनेस के लिए काम आ सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रिटेन्ड अर्निंग्स की। रिटेन्ड अर्निंग्स, जैसे कि नाम से भी पता चलता है कि जो अर्निंग बिजनेस में रिटेन कर ली गई हो, मींस दिस इज दैट पोर्शन ऑफ द नेट अर्निंग्स व्हिच हैज बीन रिटेन्ड बाय द बिजनेस फॉर यूज इन द फ्यूचर। यानी कि बिजनेस ने अपने यूज के लिए अपने पास ही उस अर्निंग को रिटेन कर लिया है, बजाय इसके कि उसको शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। और इस सोर्स ऑफ फाइनेंस की कोई एक्सप्लिसिट कॉस्ट नहीं है, यानी कि हमें कोई भी कॉस्ट इसकी नज़र नहीं आती, क्योंकि यहाँ पर ना तो हमें इंटरेस्ट पे करना है, ना ही हमें डिविडेंड पे करना है। लेकिन फिर भी ये बहुत कॉस्टली सोर्स ऑफ फाइनेंस माना जाता है। क्यों? क्योंकि शेयर होल्डर्स जिन्होंने इस अर्निंग को बिजनेस के पास छोड़ा है, उनकी एक्सपेक्टेशंस हमेशा हाई होती हैं, और एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए बिजनेस को काम करना पड़ता है। और इस सोर्स ऑफ फाइनेंस को सेल्फ फाइनेंसिंग या फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स भी कहा जाता है। दूसरा सोर्स ऑफ फाइनेंस है दैट इज रिडक्शन ऑफ वर्किंग कैपिटल। इसमें एक बिजनेस इंटरनली ही अपने लिए फंड्स का अरेंजमेंट कर सकता है बाय रिड्यूसिंग द वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मींस दैट कैपिटल व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर रनिंग द डे टू डे बिजनेस। और ये जो कैपिटल है वो या तो डेटर्स में होती है, या फिर हमारे स्टॉक में हो सकती है, या फिर हमारे एडवांस पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस में हो सकती है। और ऐसे में बिजनेस कर सकता है कि अपने डेटर से वो पैसा कलेक्ट कर ले, या अपना लेवल ऑफ स्टॉक कम कर दे, या फिर अपने कुछ एक्सपेंसेस की पेमेंट को फ्यूचर के लिए डेफर कर दे, और इस तरह से वो अपने लिए फाइनेंस का अरेंजमेंट कर सकता है। और इसी तरह से तीसरा सोर्स हो सकता है नॉन करंट एसेट्स को सेल करके, कि हो सकता है बिजनेस के पास कुछ ऐसी आइडल एसेट्स हों, या कुछ ऐसी एसेट्स हों जिसमें जितना पैसा इन्वॉल्व किया गया है उससे उतने रिटर्न्स ना मिलते हों, तो हम ऐसी एसेट्स को, यानी किसी मशीनरी को या बिल्डिंग को सेल कर सकते हैं। या फिर हम अपनी किसी भी इन्वेस्टमेंट को भी रिडीम करके अपने लिए फाइनेंस कलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है दैट इज कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर्स क्या हैं? कमर्शियल पेपर्स नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो बहुत ही हाईली फाइनेंशियली साउंड कंपनीज कमर्शियल बैंक्स से पैसा कलेक्ट करने के लिए यूज करती है। इट इज कॉल्ड अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, मींस विच इज ट्रांसफरेबल इजीली टू अदर्स। इसमें एक बहुत ही फाइनेंशियली साउंड कंपनी किसी कमर्शियल बैंक से एग्रीमेंट करती है कि आप हमें या तो 7 डेज के लिए या मैक्सिमम 1 ईयर तक के लिए कुछ मनी अरेंज कर दीजिए, और हम इसके मैच्योरिटी पीरियड के बाद हम इस लोन को आपको वापस कर देंगे। ये अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट है, और ये ज्यादातर 5 लाख या उसके मल्टीपल्स में ही इशू किया जाता है। इसको ब्रिज फाइनेंसिंग सोर्स के रूप में यूज किया जाना आजकल बहुत ही यूजुअल है। इसके अलावा बिजनेसेस बैंक लोन्स पर भी डिपेंड करते हैं, यानी कि शॉर्ट टर्म लोन, मीडियम टर्म लोन और या लॉन्ग टर्म लोन्स। और आजकल जितने भी बिजनेसेस हैं वो बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज का बेनिफिट उठाते हैं, जिसमें कि बैंक उनको परमिट करता है कि वो उनके अकाउंट में जितना पैसा क्रेडिट है उससे ज़्यादा पेमेंट किसी को भी कर सकते हैं।
और ज़्यादातर ये लोन्स उनको किसी सिक्योरिटी के अगेंस्ट मिलते हैं, यानी कि बिजनेस अपनी कोई एसेट बैंक्स के पास या तो हाइपोथेटिकेट करते हैं या मॉर्गेज कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे जो फाइनेंशियली साउंड बिजनेस हैं वो पब्लिक डिपॉजिट्स पर भी जा सकते हैं। पब्लिक डिपॉजिट्स क्या है? पब्लिक डिपॉजिट्स जस्ट लाइक एक बैंक में की गई एफडी की तरह से है। जैसे हम बैंक में फिक्स डिपॉजिट करते हैं, ऐसे ही हम अपना पैसा बिजनेसेस के पास कुछ टाइम पीरियड के लिए डिपॉजिट कर सकते हैं और बिजनेसेस उस पैसे के ऊपर हमें हायर रेट से इंटरेस्ट दे सकते हैं। इसके अलावा बिजनेसेस ट्रेड क्रेडिट का भी बेनिफिट ले सकते हैं। ट्रेड क्रेडिट मींस टेकिंग या परचेजिंग द गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम द सप्लायर्स। मींस इसमें एक ट्रेडर दूसरे ट्रेडर को कुछ क्रेडिट पर सामान बेचता है और इसी को हम कहते हैं ट्रेड क्रेडिट या ट्रेड पेबल। और ये सोर्स ऑफ फाइनेंस भी उन बिजनेसेस के लिए अवेलेबल होता है जिनकी बहुत अच्छी मार्केट में रेपुटेशन हो। इसके अलावा लीज फाइनेंसिंग। लीज फाइनेंसिंग बहुत ही कॉमन टर्म है जिसको आजकल यूज किया जाता है, जिसमें हम किसी की कोई एसेट परचेज करने की बजाय रेंट पर ले लेते हैं। यानी कि हम एक एग्रीमेंट के अंडर उन एसेट्स को अरेंज करते हैं जिसमें एक ऑनर ऑफ द एसेट दूसरे व्यक्ति को अपनी एसेट्स यूज करने का राइट देता है और इसी को कहा जाता है लीज फाइनेंसिंग। इसके अलावा हायर परचेज सिस्टम, जिसमें कि हम एसेट्स को खरीदने के लिए डायरेक्ट फंड्स का यूज करने की बजाय उस एसेट को ही डायरेक्टली हम कहीं से ईएमआई या इंस्टॉलमेंट्स पर खरीद लेते हैं। यानी कि फाइनेंसर हमें डायरेक्टली वो एसेट परचेज करने के लिए हेल्प करता है। तो दिस इज अ मेथड ऑफ बाइंग गुड्स थ्रू इनिशियल डाउन पेमेंट। द बायर गेन्स पोजेशन ऑफ द आइटम इमीडिएटली बट डू नॉट ऑब्टेन ऑनरशिप। इसमें क्या होता है कि हम एसेट जब तक चाहे यूज कर सकते हैं और तब तक हम ईएमआई पेमेंट करते रहते हैं, और जब ईएमआई की पेमेंट कंप्लीट हो जाती है तभी हम उसके ऑनर बन सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास अवेलेबल होते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी कि स्पेशल बिजनेसेस जिनका काम ही दूसरे बिजनेसेस को फाइनेंशियल सपोर्ट करना है। ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं ये एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के रूप में एग्जिस्ट करते हैं और कई बार ये पब्लिक सेक्टर्स में भी स्टार्ट किए जाते हैं और ये बिजनेसेस को लॉन्ग टर्म के लिए लोन्स या इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करवाते हैं। इसके अलावा आजकल एंजल इन्वेस्टर्स यानी कि वो इंडिविजुअल्स जिनके पास सरप्लस वेल्थ है एंड दोज हु वांट टू इन्वेस्ट इन अदर बिजनेसेस, यानी कि स्टार्टअप्स में ये सीड मनी देने के लिए अपनी वेल्थ का यूज करते हैं। दे सर्च फॉर स्टार्टअप्स विद इंटरेस्टिंग आइडियाज एंड इन्वेस्ट देयर ओन मनी टेकिंग द रिस्क, और ये उनको कुछ मेंटरशिप भी प्रदान करते हैं। इसके अलावा वेंचर कैपिटलिस्ट ये भी एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ फाइनेंस है जस्ट लाइक एंजल इन्वेस्टर्स। लेकिन जहाँ एंजल इन्वेस्टर में एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल, एक वेल्दी इंडिविजुअल इज गिविंग सीड मनी टू द स्टार्टअप्स, बट अ वेंचर कैपिटल मीन्स अ बिजनेस जहाँ पर स्पेशल वेंचर बिजनेस है जो अपने पूल्ड फंड्स को यूज कर रहा है स्टार्टअप्स में प्रोवाइड करने के लिए। मीन्स जो स्टार्टअप्स थोड़ा सा अच्छी ग्रोइंग स्टेज पर चले जाते हैं और जहां पर रिस्क लेवल बढ़ जाता है वहां पर ये वेंचर कैपिटलिस्ट अपना लार्ज पूल ऑफ फंड्स उनको प्रोवाइड करवाते हैं। और अब हम देखते हैं कि कौन कौन से सोर्सेज हैं जिसमें हम स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू भी फंड्स कलेक्ट कर सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंज यानी कि सिक्योरिटीज मार्केट, और स्टॉक एक्सचेंज से फंड्स कलेक्ट करने की फैसिलिटी अवेलेबल है टू द जॉइंट स्टॉक कंपनीज। जॉइंट स्टॉक कंपनीज स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू यानी डोमेस्टिक स्टॉक एक्सचेंज और इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू भी पैसा कलेक्ट कर सकती हैं। अगर वो डोमेस्टिक स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू फंड्स कलेक्ट करना चाहती हैं तो दे कैन गो फॉर द शेयर्स और डिवेंचर्स। और अगर हम शेयर्स की बात करें तो उनके पास सोर्सेज हैं इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। और अगर वो इंटरनेशनल मार्केट में जाती हैं तो उनके पास सोर्सेज हैं एफसीसीबी, जीडीआरस, एडीआरस एंड आईडीआरस। इन सोर्सेज के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में जानकारी कलेक्ट करेंगे।
और अब आपकी टास्क है कि आपको एक बिजनेस अपनी चॉइस से चूज करना है और देखना है कि उसने कौन कौन से सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को यूज किया है और पता लगाना है कि उसने डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस क्यों यूज किए हैं, उसने एक ही सिंगल सोर्स पर डिपेंड क्यों नहीं किया। उम्मीद करती हूँ कि आपको वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के बारे में काफ़ी कुछ पता लगा होगा और ऐसी ही वीडियोस लेकर मैं आपसे मिलती रहूँगी। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।